हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर जीएस की फुल प्रिपरेशन कराते हैं जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। दोस्तों हम लोग पॉलिटी का सेक्शन पढ़ रहे थे और पॉलिटी में हम लोग नीति निदेशक तत्व डीपीएसपी तक पढ़ चुके थे और उसके ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन भी लगा चुके थे। जिसमें हम लोग एमसीक्यू लगाए थे और एमसीक्यूज़ में हम लोग जिस उसी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन्स भी थे। बहुत अच्छे क्वेश्चन्स थे, अगर कोई एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो उससे बाहर नहीं जाएगा। तो दोस्तों हम लोगों का वन लाइनर का सेक्शन शुरू हो रहा है और बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में इससे बाहर नहीं जाएगा अगर डीपीएसपी से क्वेश्चन आएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं। तो नीति निदेशक तत्व किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हम लोग पढ़ चुके हैं। नीति निदेशक तत्व संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 में है। ठीक। इस अनुच्छेद को निर्देशक तत्वों का मूल मंत्र तथा मर्म माना जाता है। तो निदेशक तत्वों का मूल मंत्र तथा मर्म अनुच्छेद 38 को माना जाता है क्योंकि अनुच्छेद 38 ही बताता है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे सामाजिक कल्याण हो सके, जिससे लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना फलीभूत हो सके। उसी की दो पार्ट है, अनुच्छेद 38(1) और अनुच्छेद 38(2). अनुच्छेद 38(1) में क्या कहा गया है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना के लिए राज्य सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। और अनुच्छेद 38(2) में क्या कहता है, जिसको 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, क्या कहता है इसमें कि आय, प्रतिष्ठा, समानता और अवसर सभी प्रकार की असमानताओं को कम करना। इसीलिए नीति निदेशक तत्वों का मूल मंत्र तथा मर्म किसको माना जाता है? अनुच्छेद 38 को माना जाता है। ठीक है। राज्य के निदेशक तत्व प्रत्यक्षतः किससे जुड़े हुए हैं? तो प्रत्यक्षतः जाहिर सी बात है लोक कल्याण से जुड़े हुए हैं, समाज कल्याण की बात करता है। और मूल अधिकार व्यक्ति के कल्याण की बात करता है और नीति निदेशक तत्व समाज के कल्याण की बात करता है। ये ध्यान दीजिएगा, अंतर है बहुत अच्छा। राज्य के नीति निदेशक तत्वों को संविधान में शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना। बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग पढ़े हैं कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र से संबंधित जैसे अनुच्छेद 46 में एससी एसटी वर्ग के सामाजिक और आर्थिक हितों को पूरा करने की बात की गई है और सामाजिक और शैक्षणिक हित मूल अधिकारों में पूरी करने की बात की गई। यहां से ये अंतर है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। अब देखते हैं नीति निदेशक तत्व मौलिक अधिकारों से किस प्रकार भिन्न है। तो नीति निदेशक तत्वों को न्यायालय में नहीं लागू कराया जा सकता, मतलब न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं, अनुच्छेद 37 कहता है, परंतु मूल अधिकार प्रवर्तनीय है। ये अंतर हो गया। ठीक। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेशन संविधान में कहाँ है? तो कल्याणकारी राज्य संविधान के अनुच्छेद 38 में के नीति निदेशक तत्व में है। ठीक है, ये हो गया। पंचायतों के गठन का उल्लेख अनुच्छेद 40 में है। जाहिर सी बात है, पता ही है। नीति निदेशक तत्व देश के शासन में मूलभूत, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, देश के शासन में मूलभूत है और निश्चित रूप से विधियों को बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। इस अनुच्छेद में कहा गया है, 37 में कहा गया है। मतलब राज्य का कर्तव्य होगा, राज्य लागू करे ये ना करे ये केवल निर्देश मात्र है, बाध्यकारी नहीं है। लेकिन जैसे मूल अधिकारों को लागू करना ही करना है, तो ये इसीलिए ये राज्य द्वारा कर्तव्य है, ये राज्य के कर्तव्य हैं इसीलिए केवल। ठीक है। ये राज्य द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। ठीक। ये ध्यान देंगे और वाद दायर भी नहीं किया जा सकता है अनुच्छेद 37 के तहत। ठीक है। 86वें संविधान संशोधन द्वारा किन नीति निदेशक तत्वों को जोड़ा गया? अनुच्छेद 45 था पहले से, लेकिन उसमें परिवर्तन क्या किया गया? 6 वर्ष की आयु के बच्चों की, ध्यान दीजिएगा, पोषण और शिक्षा दोनों है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इस वाद में कहा गया कि किसी भी विधि को निर्देशक तत्वों से असंगत होने के कारण अधिकारातीत घोषित नहीं किया जा सकता। चंपकम दोराई राजन बनाम मद्रास राज्य में कहा जाता है कि नहीं? मतलब यदि कोई भी निदेशक तत्व मूल अधिकारों से असंगत है तो वो अधिकारातीत नहीं होगा। मतलब हम लोग पढ़े हैं, जब मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्वों में विवाद पड़ रहे थे, चंपकम दोराई राजन ने मूल अधिकारों को अधिक वरीयता दी थी डीपीएसपी की तुलना। ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से जरूर देखिएगा। ठीक। नीति निदेशक तत्वों में कौन कौन से संविधान संशोधन किए गए? बहुत अच्छे तरीके से बताए हैं। 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन और 97वां संविधान, 4 बार संशोधन किए गए। ठीक है। वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51 में है। अंतरराष्ट्रीय संधियों का पालन करना, वैदेशिक संबंधों को स्थापित करना, ये वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा। ठीक है। मूल अधिकार का निर्वचन करने के लिए भाग 4 के किस अनुच्छेद की सहायता ली जाती है? तो निर्वचन का मतलब क्या होता है दोस्तों? निर्वचन का मतलब होता है व्याख्या। ठीक है। तो अनुच्छेद 39 की व्याख्या की जाती है, अनुच्छेद 39 का सहारा लिया जाता है। ठीक। ये ध्यान दीजिए, 39 ए बी सी डी ई है कि नहीं, एफ, ये सारी चीजों का सहारा लिया जाता है।
44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 38 में क्या जोड़ा गया दोस्तों? हम लोग पढ़े अनुच्छेद 38 का 2 जोड़ा गया और आय, प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसर की असमानताओं को कम करने की बात की गई है। ठीक है। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रमों में भारत के संविधान के किस उपबंध की पूर्ति होती है? तो नीति निर्देशक तत्वों की पूर्ति होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इस अनुच्छेद के तहत राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह मादक पदार्थ, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के उपयोग से प्रतिबंधित करेगा। अनुच्छेद 47 में है। मादक द्रव्यों का निषेध किया गया है कि नहीं? पोषाहार तथा उच्च जीवन स्तर की बात इसमें की गई है। ठीक, ये सब चीजें ध्यान देंगे। मादक द्रव्यों का निषेध है कि नहीं? यह कथन किसका है कि भारत के संविधान की अनोखी विशेषताएं हैं, इसमें एक कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य निहित है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में पहले भी बता चुके हैं कि नीति निर्देशक तत्व के बारे में कहते हैं कि जो डीपीएसपी है ये आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने की बात करता है, और केएम पढ़कर कहते हैं ये आर्थिक समाजवाद लाने की बात करता है। ठीक है, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। न्यायपालिका और कार्यपालिका का विभाजन अनुच्छेद 50 में 50-50 हो गया है कि नहीं? विभाजन। धन का केंद्रीकरण भारतीय संविधान के अंतर्गत किसका उल्लंघन करती है? तो धन का केंद्रीकरण नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन करती है। हम लोग अनुच्छेद 39 बी और अनुच्छेद 39 सी में पढ़ चुके हैं। अनुच्छेद 39 बी से भौतिक संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण, 80 से शक्तियों मतलब आर्थिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण की बात की गई है। ठीक, ये दोस्तों ध्यान देंगे। कृषि एवं पशुपालन का गठन अनुच्छेद 48 में किया गया है, इंपॉर्टेंट है। भारत के कल्याणकारी राज्य का विचार कहाँ पाया जाता है? तो कल्याणकारी राज्य का विचार प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्व दोनों में पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। पुरुष और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में निहित है? तो अनुच्छेद 39 डी। डी से दोनों, दोनों कौन? स्त्री और पुरुष। स्त्री और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक, ये ध्यान देंगे। 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में कितने अनुच्छेद जोड़े गए? बहुत इंपॉर्टेंट, पहले भी बता चुके हैं, 4 अनुच्छेद जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। कौन कौन से? अनुच्छेद 39 एफ, अनुच्छेद 39 कैपिटल ए, 39 में 4 जोड़ देंगे, अनुच्छेद 43 ए कैपिटल ए, उसके बाद 43 में 5 जोड़ देंगे, अनुच्छेद 48 कैपिटल ए। ठीक है, यहां रीजनिंग लग जा रही है। न्यायालय द्वारा किस वाद में केंद्र तथा राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया कि बाल श्रम को समाप्त करें, उनके पुनर्वास तथा कल्याण की व्यवस्था करें? तो एमसी मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य में किया गया था। ठीक, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। 39 बी में क्या वर्णित है? बी से भौतिक, है कि नहीं? बी से भौतिक संसाधनों का संकेंद्रीकरण रोकना, मतलब भौतिक संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण करना। ठीक है, ये ध्यान देंगे। गायों और अन्य दुधारू पशुओं के वध का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 48 में है। अनुच्छेद 48 में क्या कहता है? गाय, बछड़े एवं अन्य दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक लगाने की बात। ये ठीक। मूल अधिकार तथा निदेशक तत्व में विरोध होने की स्थिति में सामंजस्यपूर्ण निर्वचन का सिद्धांत किस वाद में निर्धारित किया गया था? तो केरल एजुकेशन बिल में निर्धारित किया गया था। और जब डीपीएसपी और मूल अधिकार में जब विवाद हो रहा था न्यायपालिका और विधायिका के बीच में, तो हम लोग देखे थे कि जो है पूरकता का सिद्धांत दिया गया था केशवानंद भारती केस में, और फिर मिनर्वा मिल्स केस में भी उसी पूरकता के सिद्धांत को लागू करने की बात की गई थी। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान देना है। 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा किन निदेशक तत्वों को जोड़ा गया? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 43 खा या 43 बी आप याद कर सकते हैं अगर नहीं याद हो रहा है तो। सहकारी समितियों का गठन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि 4 बार नीति निदेशक तत्वों में संशोधन किया गया, 42, 44, 86 और 97 संविधान संशोधन। ठीक है, 42 में केवल 4 अनुच्छेद जोड़े गए हैं, शेष सभी में 44, 86 और 97 संविधान संशोधन में मात्र एक अनुच्छेद जोड़े गए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है याद करना, और आसान भी हो जाता है कि नहीं? क्योंकि 44, 86 और 97 याद कर लेंगे, शेष 42 का हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब देख लेते हैं अनुच्छेद 39 सी में क्या बोले? सी से शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो जाता है, तो आर्थिक शक्तियों का संकेंद्रीकरण रोकना मतलब विकेंद्रीकरण करना। ठीक है। अनुसूचित जाति और जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के लिए शैक्षणिक और आर्थिक संबंधी, बहुत इंपॉर्टेंट है, शैक्षणिक और आर्थिक संबंधी हितों की अभिवृद्धि तथा सामाजिक अन्याय एवं सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करना। इस अनुच्छेद में 46 में बहुत इंपॉर्टेंट है, शैक्षणिक और आर्थिक ध्यान देंगे। शैक्षणिक और सामाजिक आ जाएगा तो अनुच्छेद 15 में चले जाएंगे। तो ठीक, मूल अधिकारों में इस विद्वान ने कहा है कि भारतीय संविधान का भाग 3 और भाग 4 संविधान की आत्मा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा है। ठीक है, ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है। अनुच्छेद 39 डी में क्या वर्णित है? डी में दोनों कौन? स्त्री पुरुष का समान कार्य के लिए समान वेतन है दोस्तों, ये ध्यान देना है। ठीक है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा किन निदेशक तत्वों को जोड़ा गया? तो 44 में केवल 1 जोड़ा गया था, अनुच्छेद 38 का 2 जोड़ा गया था। ठीक, ये ध्यान देना है।
44 में केवल 1 जोड़ा गया, 86 में केवल 1 जोड़ा गया, 97 में केवल 1 जोड़ा गया, 42वें में 4 चीज़ें जोड़ी, ठीक है? राज्य के नीति निदेशक तो तक एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार दे, बहुत बार पढ़ चुके हैं, केटी शाह होगा इसका आंसर, याद हो गया होगा, उम्मीद करते हैं आप लोगों को। अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा की अभिवृद्ध अनुच्छेद 51 में है, जाहिर-सी बात है कि नहीं? वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा इसी इसमें है। अनुच्छेद 39 ए, कैपिटल ए है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, स्मॉल ए नहीं है, कैपिटल ए है। समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ये भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक? ध्यान देना है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण राज्य का अधिकार होगा। अनुच्छेद 49 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से संबंधित आता है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, ये मूल कर्तव्य में आ जाता है। तो यहाँ से और मूल कर्तव्य वाले उस खंड से एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकता है दोस्तों, ठीक है? और पीसीएस 2022 के एग्जाम में, प्री एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था ऐसे ही, ठीक? बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। पोषाहार स्तर तथा जीवन स्तर को ऊंचा उठाने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करने का कर्तव्य किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 47 में पढ़ चुके हैं। अनुच्छेद 38(2) में क्या निहित है? आय, प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसर की असमानताओं में कमी करना, ठीक है? ये ध्यान दीजिएगा। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा का प्रयास करना राज्य का दायित्व होगा, अनुच्छेद 45 में कहा गया है। उनके शिक्षण और उनके पोषण की व्यवस्था करना राज्य का दायित्व होगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 43 ए में क्या गया है? 43 ए में उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों को भागीदार बनाना 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, है कि नहीं? ओ मजदूर तू सब चीजों का करता और तू ही सब चीजों से दूर। इसीलिए उनको पास लाने के लिए प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी सुनिश्चित करने की बात 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 43 ए के द्वारा जोड़ी गई, ठीक? इस संविधान संशोधन द्वारा पंचायत को संवैधानिक स्तर का दर्जा दिया गया। पंचायत को संवैधानिक स्तर का दर्जा 73वां है, बहुत आसान है। बेकारी, बीमारी, बुढ़ापा, निःशक्तता तथा अभाव की स्थिति में लोक सहायता पाने का अधिकार अनुच्छेद 41 में 41 में है, क्योंकि कुछ विशिष्ट दशाओं में लोक सहायता पाने का अधिकार है। और वो कुछ विशिष्ट दशाएं कौन सी हैं? यही है, बेकारी, बीमारी, बुढ़ापा, दिव्यांगता, निःशक्तता, ठीक? इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 43 बी में क्या है? बी में सहकारी समितियों की स्थापना 97वां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है, ठीक है? ये ध्यान दीजिएगा। काम की न्याय संगत और मानव उचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता अनुच्छेद 42 में है, इंपॉर्टेंट है, ठीक? अनुच्छेद 48 में क्या है? पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, ठीक? कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना अनुच्छेद 43 में आता है, गांधीवादी संकल्पना पर, ठीक है? अनुच्छेद 39 ई में क्या निहित है? ई में स्वास्थ्य है। अब स्वास्थ्य किसका? नागरिकों का स्वास्थ्य आ जाएगा। अब नागरिक में कौन आ जाएंगे? बच्चे, बालक और युवक। बालक आ जाएंगे, स्त्री और पुरुष आ जाएंगे, ठीक है? मतलब बच्चे, बालक और युवक, ये बच्चे में बच्चे और बच्चियां, बालक में बालक और बालिकाएं और युवक में युवक और युवतियों के स्वास्थ्य की रक्षा करना है, ठीक? उच्चतम न्यायालय के किस निर्णय में कहा गया कि अनुच्छेद 39 बी, अनुच्छेद 39 सी में उल्लिखित राज्य के नीति निदेशक तत्वों को अनुच्छेद 14-19 में उल्लिखित मूल अधिकारों पर प्राथमिकता संवैधानिक है। मिनर्वा मिल्स वाद में कहा गया है 1980 में, बहुत इंपॉर्टेंट, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं विवाद वाले केसों में, ठीक है? अब अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 39 बी और अनुच्छेद 39 सी में दिए गए निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर प्रभावित कर दिया गया था? तो 25वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको प्रभावित कर दिया गया था मूल अधिकारों पर। अब किस संविधान संशोधन के द्वारा भूतपूर्व राजाओं, महाराजाओं का पृथ्वी पर समाप्त कर दिया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, 26वां संविधान संशोधन हुआ था इंदिरा गांधी की सरकार में, पृथ्वी पर को समाप्त कर दिया था, बहुत चर्चा हुई थी इस बात, ठीक? अनुच्छेद 39 एफ, एफ में हम बताए थे फक मतलब बकवास, ठीक है? उसका एक पर्यायवाची शब्द होता है बकवास, ठीक? तो बकवास का मतलब बालकों के विकास हेतु तो स्वस्थ व गरिमामयी अवसर उपलब्ध कराना, बालकों के बच्चों के शोषण को रोकना। हक का मतलब होता है शोषण को रोकना, ठीक? यहां से आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। न्यायालय के किस निर्णय में यह कहा गया कि भाग 3 के उपबंधों का निर्वचन उद्देशिका और राज्य के नीति निदेशक तत्व के संदर्भ में किया जाना चाहिए? तो उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश का। अब अनुच्छेद 39 ए में क्या निहित है? 39 ए में स्त्रियों और पुरुषों को आजीविका के समान अवसर, ए से आजीविका हो जाएगा, है कि नहीं? ए से क्या हो गया? ए से आजीविका हो गया दोस्तों, ठीक है? ये चीज ध्यान देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग 55 क्वेश्चन वन लाइनर सॉल्व कर लिए हैं और लगभग 45 क्वेश्चन जो है एमसीक्यू सॉल्व किए हैं। तो दोस्तों और उसके पहले भी थ्योरीज में मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करके पढ़ाई भी करें हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको अभी तक बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें याद हो गई होंगी, और याद अगर नहीं हुई होंगी तो 2-4 बार पढ़ेंगे तो और अच्छे से याद हो जाएंगी।
क्योंकि दोस्तों तैयारी का यही तरीका है, पहले थ्योरीज़ पढ़िए मन से, फिर एमसीक्यू सॉल्व करिए, फिर वन लाइनर सॉल्व करिए दोस्तों, ठीक। उम्मीद करते हैं आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और जो भी रिक्वायरमेंट है तो कमेंट भी कीजिएगा। क्या सुधार करना है, क्या और चीज़ें करनी है, ये सारी चीज़ें आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में नए टॉपिक के साथ, मूल कर्तव्यों के साथ। जय हिंद, जय भारत।